नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट की इस श्रृंखला में आज हम लोगों का 29वां सेट है। जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। और आगामी परीक्षा में हमें उम्मीद है कि 30 के 30 प्रश्न जरूर से ज़रूर आएंगे, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है पूरे टेस्ट सीरीज में। और चैनल पे आप लोग ध्यान दीजिए, करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं सिर्फ उन्हीं को समेट के वीडियो छोटे छोटे दिए जा रहे हैं। वहाँ से आपके 1-2 नंबर अवश्य आएंगे, उसे भी अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे श्रेणी का जो अधिकारी था वह कौन था? सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी, देखिए, जो शिवाजी की सेना थी उसमें 9 सैनिक मिलाकर क्या बनते थे? तो 9 सैनिक मिलकर एक नायक बनता था, नायक। और उसके बाद 10 नायक मिलाकर कौन बनता था? तो एक हवलदार बनते थे। तो सबसे नीचे श्रेणी के कौन से थे? तो हवलदार थे। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के महान शासक रहे। तो ये इन्होंने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु में। इन्हीं के शासनकाल में अष्टदिग्गज जो आपके तेलुगु भाषा के को संरक्षण दिया गया था, महाकवि रहते थे, तो इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजवंश दिया गया है और राजधानी कूट के आधार पर इन्हें मिलाना है। पहले हैं प्रतिहार कहाँ के थे? तो प्रतिहार कन्नौज के। उसके बाद चोल तंजौर से थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट परमार जो है वो धारा से थे। और सोलंकी कहाँ के थे? तो अहिलवाड़ के सोलंकी थे। इस प्रकार जो हम लोगों का सही कूट बन रहा है वो कूट बन रहा है DACB। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों लोगों के नामों का जो उल्लेख मिलता है वो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ का अभिलेख था, इससे हमें प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट है, नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का जो उल्लेख है वो कंठोपनिषद में उल्लेखित है। देखिए यहाँ पे एक शब्द और देखिए, मुंडकोपनिषद। यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से भारत के लिए सत्यमेव जयते लिया गया है। महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कर दिया, वह कौन सी घटना थी? राष्ट्रीय आंदोलन की, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटना थी 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार। और इसी समय जो है सांप्रदायिकता के बीज बोए गए, सांप्रदायिकता के और बीज। इसी में क्या था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान का आरक्षण दे दिया गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी ने बीज बोए और अंत में बंटवारा कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उस समय गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। तो नहीं, त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था उन्होंने, बल्कि कहा था कि आप लोग सरकार के साथ काम करिए, लेकिन कांग्रेस के प्रति आप लोग वफादार रहिए, निष्ठा के लिए आप लोग समर्पित हो जाइए। और सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तो पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि बोला था कि कांग्रेस या जितने भी भारतीय हैं, भारतीयों के ऊपर कोई भी कार्य या गोली हम नहीं चलाएंगे। और तीसरा जो है, राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता को प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो हाँ, तीसरा कहा था, पहला और दूसरा नहीं कहा था। पहले दूसरे में क्या कहा गया था मैंने आपको बता दिया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था?
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिए, 1923 में गठन हुआ था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी, इतने फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण हैं, एकदम बेहद याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था। तो कहाँ संगठित किया गया था अभिनव भारत? जो विनायक दामोदर के द्वारा 1899 में, कितने में? 1899 में क्या दिया गया था? मित्र मेला की स्थापना की गई थी। और यही आगे जाकर 1904 में यही जो है अभिनव भारत के नाम से संगठन परिवर्तित हो गया। और यह कहाँ पे था? तो ये नासिक जो है, नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र से इसका संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? देखिए, बंगाल के जो युवा क्रांतिकारी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब होता है? तो यह 1876 में। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाता है? तो यह कौन सा मंडल है? तो देखिए, यह जो कार्य होता है यह क्षोभ मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। और देखिए यहाँ पे ओजोन मंडल लिखा है, तो इसमें क्या है? ओजोन उपस्थित है। आयन मंडल ऊपरी मंडल है, मध्य मंडल बीच का मंडल है। ओजोन मंडल, ये क्षोभ मंडल में ही जो सभी घटनाएं घटती हैं, नीचे से हम लोगों का पहला मंडल जो है वो क्षोभ मंडल ही है। चलिए नेक्स्ट, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखिए, रेडियो एक्टिविटी जो है उसके जो प्रवर्तक थे वो जोली थे। कौन थे? जोली के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो देखिए, ये पहले का प्रश्न है, पहले बनाया गया था जब बिहार झारखंड से अलग नहीं था। और इसमें जो है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज तीनों उपस्थित थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लौह के कुछ अयस्क मिलते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें नगर दिए गए हैं और कौन सी नदी के पास वो अवस्थित हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सी है? तो गोरखपुर कहाँ है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के पास अवस्थित है। उसके बाद दूसरा आता है फैजाबाद कहाँ पे है? तो फैजाबाद सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर गंगा। और उसके बाद आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 4213। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन दिए गए हैं और उनका मुख्यालय। पहला क्या है? तो पहला है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये टोक्यो में अवस्थित नहीं है। टोक्यो में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो ये मनीला में है, मनीला फिलीपींस में। और उसके बाद दूसरा है सिंगापुर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये सिंगापुर में अवस्थित है, तो दूसरा सही है। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये बैंकॉक में न अवस्थित होके ये जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इस प्रकार जो हम लोगों का मैच कर रहा है वो केवल ओनली बी, दूसरे नंबर वाला मैच कर रहा है, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष को भारत के जननांकिकी का विभाजक कहा जाता है? भारत के जनांकी का विभाजक कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1921। 1921 में 11 से 21 वाली जब जनगणना कराई गई थी तो उस समय जो है वो पॉपुलेशन माइनस में चली गई थी। और उस समय पॉपुलेशन जो माइनस में जाने का मुख्य कारण था, तो उस समय प्लेग और कई प्रकार की महामारियाँ आई थी जिससे मृत्यु दर जो है काफ़ी बढ़ गई थी। उसी वजह से ऐसा हुआ था। तो इसी को जननांकी विभाजक का वर्ष माना जाता है।
आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। इस योजना का उद्देश्य क्या नहीं है? तो देखिए, सबसे पहली बात, ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब आई थी? तो 2003 में आई थी। और कौन से मंत्रालय के अंदर है? तो जो मंत्रालय है भारत सरकार का, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या क्या स्लैब बनाए गए थे? तो देखिए, इसमें तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, आंगनबाड़ी की स्वच्छता जैसे स्लैब बनाए गए थे। शौच स्वच्छता के बारे में इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया था। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए, ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान तो करना नहीं है कोई, राज्य सरकार के द्वारा तो किया नहीं जाएगा, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पहले कृषि लागत आयोग के नाम से 1965 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका नाम जो है वो बदल दिया गया 1985 में, और 1985 से इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाने लगा। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? देखिए, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी थे, इनके द्वारा जो दिया गया वो सक्षमता उपागम दिया गया। इन्होंने अपना जो पूरा कार्यकाल है वो निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने में पूरा समय जो है इन्होंने व्यतीत किया, और इन्हीं के द्वारा निर्धनता सूचकांक भी विकसित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका भारतीय इकोनॉमी में और विश्व की इकोनॉमी के लिए भी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप इन्हें याद रखिए, कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा सक्षमता का उपागम दिया गया था। नेक्स्ट है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। और यह किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच कर का जो विभाजन किया जाता है उससे संबंधित ये आयोग है। राष्ट्रपति जो है इसकी स्थापना करते हैं, अर्थात नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग की, और 5 वर्ष जो है कार्यकाल होता है, 5 वर्ष। चलिए, नेक्स्ट, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? तो देखिए, संविधान में प्रदान है, तो संविधान में बस दिया गया है चुनाव आयोग कैसे गठित किया जाएगा, जबकि चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी यह संसदीय कानूनों के द्वारा दिया गया है। संसद के द्वारा कानून बनाकर अच्छे से विस्तार में समझाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। किसे? राष्ट्रपति को। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ देखिए मुख्य न्यायाधीश दिया गया है CJI, तो इसीलिए ये प्रश्न बनाया गया है, लेकिन ये देते किसको हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद, देखिए सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद के गठन के समय क्या था? तो जब इसका गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था, और उस समय टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद थे। कौन कौन से थे? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य, ये 5 के 5 थे। और उसके बाद जो है 1971 में जो है वो एक अपडेट किया जाता है इसमें, और उस समय पूर्वोत्तर के लिए एक नया आयोग बना दिया जाता है। तो टोटल इसमें कितने 6 इस समय आयोग कितने हैं? टोटल 6 परिषद बनाई गई हैं, क्षेत्रीय परिषद के 6 परिषद हैं, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। राज्य का क्या? नीति निदेशक तत्व, यह क्या नहीं है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका जिक्र किया गया है। भाग जो है भाग 4। देखिए, इसमें क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सही है। एक स्वरूप सिविल संहिता प्राप्त करना, तो यह भी इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, तो यह भी इसमें है। जबकि युवकों के लिए रोजगार देना ये कोई नीति निदेशक तत्व समाहित नहीं किया गया है। समान नागरिक संहिता देना
बराबर मेहनताना देना, मतलब औरतों और पुरुषों के लिए, ये सब चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन रोजगार देने की कोई बात इसमें नहीं की गई। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? भारतीय संविधान में संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो संशोधन का जो आर्टिकल है 368 368 और इसमें निगाह मारिए आप लोग, जो और भी अनुच्छेद दिए गए हैं महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 360 कौन से हैं? तो ये वित्तीय जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल के लिए दिया गया है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 52 जो है यह जो है राष्ट्रीय आपात, जब राष्ट्रीय आपात मेन आपात लगेगा जीवन में, जब भी, इसके पहले तो 1975 में कौन लगाए थे? इंदिरा गांधी सरकार के समय लगा था। भविष्य में उम्मीद ना हो ऐसी चीज़ें लगे। और जबकि अनुच्छेद 356 क्या है? तो यह राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बन रहा है वो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट जो है यह बीमारी जो है फफूंद से होती है, फफूंद से। अच्छा, यह बीमारी होती कैसी है? तो ये सबसे ज़्यादा केस इसका अगर देखा जाए तो किसके अंदर पाया जाता है? तो जो खिलाड़ी होते हैं, मैच के जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो जिस भी मैच के हों, वो ज़्यादा समय तक क्या पहनते हैं? जूता, पैरों में जूता पहनते हैं, और जूते में नमी बनने की वजह से यह फफूंद फैलता है और पैर में काफ़ी लंबा प्रॉब्लम क्रिएट करता है भविष्य के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यह प्रश्न जो है ये यूपीपीसीएस में आया हुआ, कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है यह जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, जबकि अगर थायराइड की बात की जाए तो थायराइड जो है ये सबसे बड़ी है, थायराइड सबसे बड़ी है। आप लोग इसे भी विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? नोबल तेल किस विस्फोटक को कहा जाता है? देखिए आप लोग डायनामाइट का तो नाम सुने होंगे। डायनामाइट जो है उसका जो निर्माण कौन किया था, उसके आविष्कार कौन किए थे? तो आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। और कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1846 में उनके द्वारा किया गया था। तो इस डायनामाइट को बनाने के लिए नोबल तेल की आवश्यकता होती है, जिसे नोबल तेल बोला जाता है। उसे वो जो है वो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को बोला जाता है। किसको? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा इसे। और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही जो है नोबल पुरस्कार दिया जाता है, तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तैरने वाले जो तालाब होते हैं उसमें तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है वह जल जाती है, यह क्यों होता है? तो देखिए ये होता है क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। ये क्लोरीन डाला क्यों जाता है उसमें? तो क्लोरीन उसमें डाला जाता है इसलिए कि उसमें जो कीटाणु वगैरह लगने वाले हैं वो न लगे, उसी को बचाने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। लेकिन अगर लगातार इस पानी के टच में कोई तैराकी करेगा तो उसकी त्वचा झुलस जाती है, इसीलिए देखेंगे वो सूट वूट पहन के तब पानी में सब तैरते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? देखिए यह प्रश्न जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ 3 प्रकार के पैमाने दिए गए हैं। केल्विन दिया गया है और दूसरा जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट। और उसके बाद जो अगला होता है वो होता है सेल्सियस। अब यही 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। तीनों पे कितना मनुष्य का टेम्परेचर होता है, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वह होता है। जबकि अगर सेल्सियस में देखें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और उसके बाद अगर केल्विन में देखें तो केल्विन में 310.15 होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, 3 के तीनों आप लोग याद रखिए, किसी न किसी परीक्षा में घुमा के इससे उससे बदलने के लिए दे दिया जाता है, जहाँ से कन्फ्यूज करता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ कालक्रम दिए गए हैं और घटना दी गई है, इनको मैच कराना है। तो देखिए 1527 सबसे पहला कौन सा है? 1527 में क्या होता है? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर के बीच में हुआ था, और किसके बीच में? राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में जो है अकबर का राज्यारोहण किया गया था। और 1579 में मजहर की घोषणा की थी, कौन? अकबर ने।
और उसके बाद 1658 जो है 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान आया था। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही कोड बन रहा है वो बन रहा है 3421। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। साथियों हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर समेट सकें, और जो है आगामी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, आप लोग फटाफट रिवीजन कर लें और उम्मीद है कि इस बार आप बहुत अच्छा करके आएंगे। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का सादी जो है वो अमीर हसन इसका देहलवी टाइटल नाम था। अमीर हसन देहलवी को कहा जाता है और यह बलबन के कार्यकाल का था। किसके काल का? बलबन के कार्यकाल का जो ये लेखक था, और इसकी एक कृति बहुत विख्यात है जिसे फवायद उल फवाद कहा जाता है। फवायद उल फवाद। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष। देखिए, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ कहाँ था और क्यों हुआ था? तो ये देखिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। कहाँ पे? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियाँ लड़ी थी, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और इसमें से विजय किसको मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार को मिलता है। इसमें शामिल कौन नहीं था? तो चोल इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो है यह किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो है वो सातवाहक का संस्थापक था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का। तो देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय यह क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक और प्रश्न इस बार देखने को मिला था कि जो है कि 16 महाजनपदों में से यूपी में कितने महाजनपद हैं? तो टोटल 8 हैं। आप लोग याद रखिए, रिपीट हो सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो यह व्यवस्था जो है वह 1892 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, किस लिए लागू की गई थी? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य रहा करते थे उनको भरने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का व्यवस्था की गई थी। इसके लिए प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ही काम चला लिया जाता था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज। देखिए, इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन जो है वो 1942 में होता है। कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह और कैप्टन जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह के द्वारा किया जाता है। ये दोनों लोग मिल के करते हैं और इसके जो प्रथम सेनापति थे वो मोहन सिंह ही थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था। लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन किस पर जोर दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। और दूसरा यह है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो सचिंद्रनाथ सन्याल थे। सचिंद्रनाथ सन्याल। और प्रश्न पूछा गया कि कहाँ हुई थी? तो ये कानपुर में हुई थी, इसीलिए प्रश्न भी बना है। यूपी का क्षेत्र है, आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो देखिए, ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। बेलगांव अधिवेशन जो है वो कर्नाटक में। और कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, आंग्ल अमेरिकी संस्कृत परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता। आंग्ल अमेरिकी संस्कृत परिमंडल में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? देखिए, यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति में 2 देश शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? एक USA आता है और दूसरा जो है वो कनाडा आता है। कनाडा, यही 2 देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जिसमें जो हम लोगों का सही जवाब बनेगा ए कनाडा और बी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध करेंगे? टार्नेडो। देखिए, टार्नेडो जो है वो उसका संबंध जो है वो मैक्सिको की खाड़ी से है। किससे है? मैक्सिको की खाड़ी से। और टार्नेडो का अर्थ क्या होता है? एक बड़ा सा बवंडर, जिसे आप लोग इस बगल वाले इमेज में देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापी शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए, भूतापी शक्ति के लिए भारत के जो उपयुक्त स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, पहले उसे ध्यान दीजिए। लद्दाख की पूगा घाटी जो है यह बहुत अच्छा स्थल है भूतापी ऊर्जा के लिए। और उसके बाद फिर मणिकरण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश का है, यह भी बहुत बढ़िया क्षेत्र है। और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट भी है। जो इसमें क्षेत्र शामिल नहीं है तो वह कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। देखिए इस प्रश्न में जो है 2/3 कोयला का क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे अवस्थित प्रमुख जो खाने हैं आप देखिए, रानीगंज में है, झरिया में है और बोकारो में है, करणपुरा में है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण खाने यहाँ पे अवस्थित हैं, प्लेस हैं जहाँ पे कोयला अच्छे खासे मात्रा में लगभग पाया जाता है 2/3 भाग में। नेक्स्ट है इरडा। इरडा जो है नियमन करती है। देखिए ये इरडा का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वह इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी होता है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम फुल फॉर्म है। तो यह इंश्योरेंस से संबंधित है। तो इंश्योरेंस अर्थात किससे, बीमा से। बीमा को नियमित करने के लिए ये बनाई गई एक बॉडी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे अधिक जो साक्षर जनसंख्या थी, सर्वाधिक साक्षरता दर जहाँ का था तो वह केरल था, केरल। और चूंकि केरल ऑप्शन में न होने की वजह से हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो मणिपुर बनेगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में मणिपुर सबसे अधिक थे। उसके बाद नेक्स्ट 2 सूचियाँ दी गई हैं, उन्हें मिलाना है। पहला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, यह किस वर्ष में आई थी, तो यह जो है यह 2001 में आई थी, 2001 चौथा। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यह 1999 में आई थी, इसका 3 होगा। रोजगार गारंटी योजना यह 1993 में आई थी, इसका 2 होगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यह सन 2000 में आई थी, तो इसका 1 होगा। तो इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बन रहा है 4321, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए यूपी से रिलेटेड प्रश्न है। तेल शोधनशाला मथुरा में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है, सही है। कालीन उद्योग भदोही में भी सही है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में भी सही है। उर्वरक संयंत्र जो है यह लखनऊ में अवस्थित नहीं है। उर्वरक संयंत्र जो यूपी में है भी, तो वो कहाँ कहाँ पे है, तो एक गोरखपुर में है, गोरखपुर। और उसके बाद फिर प्रयागराज में आता है, प्रयागराज जो फूलपुर क्षेत्र है, फिर कानपुर और बरेली जैसे क्षेत्र में है, लेकिन लखनऊ में अवस्थित नहीं है। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। साथियों करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो भी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोग उसे भी जाके देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा को एकदम टारगेट में लेके बनाया गया है और उम्मीद है वहाँ से भी आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। एकदम गिने चुने टॉपिक वहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको, एकदम छाँट के, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कितना था, तो वो 1974 से लेके 1978 तक चला था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। किसको, कृषि एवं ग्रामीण विकास को। तो यह कार्य जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नाबार्ड के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अच्छा, 2-3 फैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड 1982 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है। किससे, नगरपालिकाओं से संबंध किसका है। देखिए नगरपालिकाओं से संबंधित जो भाग है वो भाग 9A है, 9A। और भाग जो है भाग 9 में जो दिया गया है उसमें क्या है, उसमें ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें देखिए भाग जो 7 है ये पूरी तरह से निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जबकि भाग अगर 6 देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका इसमें निहित की गई है, और बल्कि और भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है।
अपना उच्च न्यायालय नहीं है। देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न था ये भाग की बात की जा रही है, इसमें आप अनुसूची से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अनुसूची 12 अलग होती हैं और भाग अलग होते हैं, सब उसी में समाहित किए गए हैं, लेकिन लिस्टिंग आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, दोनों की लिस्टिंग अलग आती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? देखिए टोटल भारत में जो इस समय उच्च न्यायालय हैं तो वो 25 हैं और मिजोरम राज्य के लिए अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है, बाकी सबके लिए अपना खुद का उच्च न्यायालय है। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन के तीनों लोग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? मूल कर्तव्य से रिलेटेड 4-5 फैक्ट एकदम महत्वपूर्ण। स्वर्ण सिंह समिति कौन सी संशोधन के द्वारा ये आया था? तो ये 42वां संशोधन कौन से सन में हुआ था? 1976। कौन से भाग में इसका जिक्र किया गया है? भाग 4 जो है 4 क में गठन किया गया है मूल कर्तव्य का। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 क में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 51 क। इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा में जो है स्थानों को आवंटन करने का कौन सी अनुसूची है? तो यह प्रावधान जो है कहाँ दिया गया है? तो ये चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, सभी अनुसूचियाँ आप लोग एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है सबके सब। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मिता समस्थानिक कौन सा है? देखिए ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकीमिया भी बोला जाता है, उसके लिए जो रेडियोधर्मिता समस्थानिक प्रयोग होता है वो फास्फोरस 32 है। कौन सा? फास्फोरस 32, आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? इंसुलिन जो है कहाँ से उत्पादित होता है? देखिए इंसुलिन का जो उत्पादन होता है मानव शरीर में वो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से। अच्छा, इंसुलिन का कार्य क्या है? तो ये भोजन में या शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अर्थात जो आपके शरीर में शुगर है, शुगर को नियंत्रित करता है। यही इसी की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान जो है शुगर या डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, हरितगृह प्रभाव क्या है? हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। इसका प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापन में वृद्धि, वायुमंडल में जो वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसी के लिए प्रयोग होता है जो है हरितगृह प्रभाव। हरितगृह प्रभाव में वैसे कौन कौन से गैस हैं जो उत्तरदायी हैं तापमान को बढ़ाने के लिए? तो इसमें देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प होता है, जलवाष्प जो हम लोगों के वायुमंडल में उपस्थित है, और उसके बाद जो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है हरितगृह प्रभाव के लिए, वैश्विक तापन के लिए। नेक्स्ट है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, देखिए सिरका जो है एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा कहाँ होती है? कौन सी प्रकाश में? देखिए उच्चतम ऊर्जा जो है वह किस में होती है? तो यह नीले प्रकाश में पाई जाती है। किस में? नीले प्रकाश में। कौन से प्रकाश में कितनी ऊर्जा पाई जाएगी, यह सिद्धांत जो है यह प्लांक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्लांक के द्वारा। इस प्रकार साथियों आज का टेस्ट पेपर हम लोगों का समाप्त हुआ। आपके कितने से हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लस हाँ, करंट अफेयर के जो भी वीडियो आ रहे हैं उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उसमें सीधे फैक्चुअल बात की जा रही है, बहुत लंबी बातें नहीं की गई है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।